नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। दोस्तों, न्यायपालिका के अंदर आरएसएस और बीजेपी की घुसपैठ अब कोई नया विषय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से न्यायपालिका के बड़े-बड़े जजेस अपना एफिलिएशन बीजेपी और आरएसएस के प्रति दर्शा रहे हैं और खुलकर दर्शा रहे हैं, इससे अब चिंता व्याप्त होती है कि आरएसएस के लोगों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि अब उनसे शायद संविधान के मुताबिक जो एक किस्म से सारे के सारे फैसले आने चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहे हैं। बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी खास तौर से कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील थे, अभिजीत गंगोपाध्याय। ये वो शख्स हैं जिन्होंने लगातार ममता सरकार के खिलाफ फैसले दिए, एक के बाद एक फैसले दिए, और उसके बाद रिटायर नहीं हुए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक दिन उन्होंने अचानक अपनी जजशिप छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया। मुझे लगता है कि जिस ब्लैटेंट रूप में अभिजीत गांगुली जो निकल कर आए थे, उसने हम सबको शर्मसार किया। एक किस्म से वी ऑल गॉट अशेम्ड कि हाई कोर्ट का एक जज इतना ओपनली जो जजमेंट दे रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, और जिस ढंग से ब्लैटेंट मिसयूज वहां पर देखा गया, उसके खिलाफ गोदी मीडिया या बीजेपी या कोई और अंग बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन यह कोई वन ऑफ का मसला नहीं था। यह मसला दरअसल देखा जाए तो एक शुरुआत थी उस प्रक्रिया की जहां से आपको इस बात का आभास होना शुरू हो गया था कि न्यायपालिका के अंदर भी जो सड़ांध है आरएसएस की, अब वो शुरू हो गई है, नजर आने लगी है। हम क्या ये सोच के चले कि संविधान अब दरकिनार हो चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है और सिर्फ आरएसएस का संविधान या मनुस्मृति जिंदा है? वो मनुस्मृति जिसको दिल्ली की एकेडमिक काउंसिल के अंदर या भारत के कई और जगहों पर, कई और शिक्षा जो संस्थाएं हैं, उसके अंदर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत की जो एथनिक कल्चर है, जो भारत के जो नॉलेज डोमेन्स है, उसके नाम पर मनुस्मृति को वापस लाके लोगों को एक अवेयरनेस लाना कि देखो, ये जो इसकी वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कि ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, या जिसको क्षत्रिय कह सकते हैं, और शूद्र है, ये दरअसल आपके जन्म के ऊपर आधारित है, आपके कर्म के ऊपर आधारित नहीं। और वो मनुस्मृति जिसकी ना जाने कितनी प्रतियां जब बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, वहां जलाई गई थी। ये बात तो सही है। और मनुस्मृति जैसी जो एक एंशियंट जो आपकी जो भी अभिव्यक्तियां हैं, उनका आज की मॉडर्न दुनिया में, आज के भारत में कोई स्थान नहीं है और उनका जलाना ही उचित है। आप उनको शिक्षा के डोमेन में लाके, शिक्षा संस्थाओं में लाकर कि ये हमारी वन ऑफ द पुरानी नीति रही है, आप ब्राह्मणवाद को थोपने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक के बाद एक जज भाजपा आरएसएस का दामन थाम रहे और न्यायपालिका पे भरोसा कैसे करें। फिर उसके बाद एक और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज आते हैं जिनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास भी कह सकते हैं, चित्तरंजन दास भी कह सकते हैं। और छोड़ने के बाद जब उनका फेयरवेल होता है तो कहते हैं कि मैंने 37 साल तक मैंने काम किया एज ए जज और अब मैं यहां से निकल के जा रहा हूं, अब मैं वापस से आरएसएस में चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो उसी का मेंबर था। आई विल गो बैक टू माय रूट्स। I had distanced myself from the organization till about 37 years because of work I undertook. I had never used my membership to organization for any advancement of my career because that is against the principle of organization. अब आप खुद सोचिए यहां पर कि एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं तो आरएसएस का मेंबर पहले से था जब मैं जज बना और मैं वहां पर वापस जा रहा हूं आरएसएस के अंदर काम करने के लिए। और क्या शब्द क्या उनके, मैं आपको कोट अनकोट में बताना चाहूंगा, यहां पर आप सुनिएगा चित्तरंजन दास क्या कहते हैं। टुडे आई मस्ट अनफोल्ड माई ट्रू सेल्फ। मुझे अपनी सच्चाई आपको बताने की जरूरत है। आई ओव ए लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी एक संस्था के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
मैं वहां पर अपनी चाइल्डहुड से हूं, पहले पूरा इंग्लिश में बता देता हूं। आई एम देयर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल आई अटेंड यू, थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव लर्न to be courageous, upright, equal view of others, and above all, the sense of patriotism and commitment to the work wherever you work. To the distaste of some person, I must admit that I was and I am a member of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मेंबर था और मैं आज भी हूं, क्योंकि इसने हमें सम्मान सिखाया, देशभक्ति सिखाई, कमिटमेंट सिखाया। कमाल की बात है, वो आरएसएस जो आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ में था, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। तो चित्तरंजन दास साहब ने हमको ये सिखाया कि आप भी आरएसएस वाले हैं, और अल्टीमेटली हमें नहीं पता कि अब आपके डिसीजंस क्या आए थे और क्या नहीं आए थे, लेकिन अब आपके ऊपर संदेह करना हर भारतीय का काम है, क्योंकि अब आप अपने आप को दाग मुक्त शो कर रहे हो, तो मुझे वो मंजूर नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले तक की बात है, जहां पर जब आप सरकारी कोई भी नौकरी लेते थे या कोई जजशिप भी लेते थे, तो आपको एक साइन करना पड़ता था कि मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं और मैं उसकी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता हूं। लेकिन अब तो जजेस ओपनली बाहर निकल कर ये बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक जज और आते हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं, जिन्होंने अभी एक फैसला दिया है एक धर्मांतरण के मामले में, रोहित रंजन अग्रवाल। वो कहते हैं कि अगर इस धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो फिर किसी भी हालत में जो भारत में बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आरएसएस की व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी उसकी थ्योरी है सारी की सारी, कि 110 करोड़ हिंदू भारत में एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और वहां पर, और ये केस था ईसाइयों का, मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे 20 करोड़ मुसलमान या 3 करोड़ ईसाई भारत के अंदर किस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कह सकते हो बहुसंख्यक बन जाएंगे, वो किस हिसाब से? मुझे लगता है कि उसके ऊपर जब काफी बड़े अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स आए, उन्होंने लिखा कि इस समय जज साहब ने जो दिया है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है और वो उनसे रिक्वायर्ड नहीं था। आपका काम, आपको जो काम दिया गया वो आप कीजिए, लेकिन आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आपको किसी का धर्मांतरण पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कहना कि इस ढंग से अगर धर्मांतरण होता रहा तो फिर कहीं ना कहीं हम बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो जज साहब, एक बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ, आखिरकार 250 साल के ब्रिटिश रूल में हम सिर्फ 3 करोड़ ईसाई पैदा कर पाए, टोटल 3 करोड़ ईसाई इंडिया में। हम 1200 साल के और गुलामी के इतिहास में जब मुसलमानों का काफी बड़ा हमारे ऊपर एक राज था 1000 सालों का, वो कुल मिला के भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान पैदा कर पाए। और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में लगा तो टोटल 60 करोड़ मुसलमान पैदा कर पाए, जबकि उसके मुकाबले 110 करोड़ हिंदू हैं, तो वो भी पूरे के पूरे हमको कन्वर्ट नहीं कर पाए 1200 सालों में। तो ये किस किस्म का एक नया आलाप हमारे सामने लाया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक और जज आते हैं, पूर्व जज है रोहित आर्या। अब वो 3 महीने पहले रिटायर हुए थे, सिर्फ 3 महीने पहले, यानी कि उन्हें भी बीजेपी का टिकट चाहिए होगा, लेकिन शायद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। अब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रोहित आर्य ये चौथे ऐसे जज हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर जो अपना एक किस्म से कहा जाए तो वो हिंदू टच दिखा रहे हैं सारा का सारा, या आरएसएस बीजेपी टच दिखा रहे हैं, या फिर आपको बहुसंख्यकवाद का मतलब समझ रहे हैं। अब ये पूर्व जस्टिस रोहित आर्या मध्य प्रदेश के, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वहां पर ये मंच पर नजर आ रहे हैं। उनके अंदर फिर उनको वो पटका पहनाया जा रहा है और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। आप यकीन मानिए कि 2003 के अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे और फिर केंद्र सरकार के लिए एसबीआई, टेलीकॉम विभाग, बीएसएनएल और इनकम टैक्स के लिए सरकारी वकील के तौर पर वो केस भी लड़ते थे। 2013 के अंदर उन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया गया। 2015 में स्थायी जज के रूप में शपथ ली, यानी कि मोदी जी का टाइम आ गया। और 2024 में 27 अप्रैल को रिटायर हो गए। ये वही जज थे जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से मना कर दिया था। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप थे। अपने आदेश में जस्टिस आर्य ने कहा था कि सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है, भले उसकी भाषा, धर्म और जाति कुछ भी हो। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे जजेस हैं? इसी जस्टिस आर्या का नाम एक महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी को जमानत देने पर भी चर्चा में आया था। अब क्या कहा जाए इसमें? वहां भी इनकी काफी आलोचना हुई थी और फिर उन्होंने अपने जमानत के आदेश में क्या कहा था, इन्होंने जस्टिस आर्या ने
जमानत मांगने वाला सदस्य और उसकी पत्नी शिकायतकर्ता महिला के घर पर रक्षाबंधन के दिन राखी और मिठाई का डिब्बा लेकर जाएं। साथ ही जमानत की शर्तों में कहा गया था कि आरोपी शिकायतकर्ता महिला की आजीवन रक्षा करेगा। ये कौन सा जजमेंट है भाई कि आप जिसके साथ अभद्रता की है, आप अपनी पत्नी को लेके उसको घर जाएँगे और रक्षाबंधन के दिन राखी और मिठाई का डिब्बा लेके जाएँ, इसका मतलब राखी बँधवा के आएँ और साथ में वो आरोपी उस महिला की, शिकायतकर्ता महिला की आजीवन रक्षा करेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई और इस जमानत की जो शर्तें थी, इसकी पूरी-पूरी आलोचना की और नलिफाई किया। आप खुद सोचिए, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर भी मनुस्मृति का प्रभाव है? लगता तो ऐसे ही कि मनुस्मृति का प्रभाव वहां भी हमें नजर आ रहा है और जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो हिंदू कट्टरवाद है, अब हाई कोर्ट के जजेस में अब साफ नजर आता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं पहले से कई बार कह चुका हूं कि उनके जो आधे अधूरे फैसले हैं वो अपने आप में मोदी सरकार के फेवर में जाते हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है और हो सकता है मानने की हमारी बाध्यता है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सहमत हो। एक नागरिक होने के नाते हम कह सकते हैं कि हमें आपका जजमेंट जो है, हम उससे सहमत नहीं है। बाध्यता होगी, मंजूर तो करना पड़ेगा, लेकिन सहमत नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि आपका जजमेंट सही नहीं है। चाहे पेगासस में था, राफेल में था या फिर महाराष्ट्र के जो नार्वेकर साहब का और जो उसके केस में था या सरकार जो गिरी है उसका में था, उसमें सारे जजमेंट इनकी डाउटफुल हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चुनाव आयोग के संदर्भ में जितने जजमेंट थे वो भी डाउटफुल थे। तो ये मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ और अभी नीट का मामला चल रहा है, वहाँ भी जो जजमेंट आएगा वो भी कुछ ऐसा आएगा। तो मुझे इस बात पे अभी कोई शक नहीं रह गया है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो शायद आगे एक बार फिर से मोदी सरकार के फेवर में ही जाएँगे। तो मैं इस प्रोग्राम के अंत में यही कह सकता हूँ कि एक के बाद एक जजेस, वो भी हाई कोर्ट लेवल के जजेस, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दामन थाम रहे हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए जस्टिस रंजन गोगोई जिन्होंने अयोध्या पर फैसला दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। जो उसके एक और जज थे अब्दुल नज़ीर, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया। तो सबको रिवार्ड किया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि उनकी अब जजेस की एकमात्र प्रतिबद्धता जो है, अब देखा जाए तो कहने को कह सकते हैं कि हम संविधान के प्रति देखा जाए तो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो अयोध्या का जो मामला आया है, जो जजमेंट आया है, वो संविधान के प्रति नहीं था, वो आस्था के प्रति था। इसमें एक नेत्रहीन व्यक्ति भी कह सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक की है और वो फैसला नहीं दिया जो फंडामेंटली देखा जाए तो संविधान या सबूतों की बदौलत या जो मुद्दा था उस पर दिया जाए, वो आस्था के आधार पर फैसला आया है। ठीक है, बाध्यता हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उनके जजमेंट से सहमत नहीं है। तो एक के बाद एक जजेस हैं, चाहे वो रंजन गोगोई हो, अब्दुल नजीर हो या जो 4 जजेस हाई कोर्ट की जिनकी मैंने चर्चा की है, वो एक-एक करके भाजपा आरएसएस का दामन थाम रहे हैं या फिर उस बहुसंख्यकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी कल्पना आप प्लीज़ हम उनसे नहीं करते हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर मनुस्मृति तो लागू हो ही रही है। अब ठीक है, ऑफ़िशियली ना सही, अनऑफ़िशियली सही। बाकी मोदी राज में यही होगा, इससे ज़्यादा आप कल्पना भी क्या करेंगे। लेकिन ये मुद्दा आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, हमने पहुँचाया। शुक्रिया आपका बहुत।